स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विपिन भट्ट और आज करेंगे ज्यादा पेंशन का कैलकुलेशन। बताएंगे आपको कि कैसे होगा ये, क्योंकि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी कॉर्पोरेशन में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपके लिए भी सरकारी नौकरी की तरह ही एक अच्छी पेंशन पाने का मौका खुल गया। मौका वैसे पहले ही खुल गया था, लेकिन ये मौका कैसे बनेगा, कैसा आप इसका फायदा उठाएंगे, किस तरह के कैलकुलेशंस होंगे, किस तरीके से वो ज्यादा पेंशन आपके खाते में आएगी, अब इस पर चीजें और साफ हो गई हैं। तो आज यही सारी बातचीत हम करेंगे कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना होगा, कौन से नियम कायदे कानून लगेंगे और किस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन होगा। इस पर काफी कुछ बातें अब सामने आ चुकी हैं। तो आइए बता देते हैं आपको कि क्या कुछ ताजा आया, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ आज जो कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, तो देखिए ईपीएफओ ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। उन गाइडलाइंस में काफी क्लैरिटी आई है कि किस तरीके से इस पेंशन का कैलकुलेशन होगा। उसका एक फॉर्मूला उन्होंने बता दिया है। कौन कौन से कंपोनेंट उसमें काम आएंगे आपकी सैलरी के, वो क्लियरिटी आ गई है। लेकिन उसमें कुछ चीजों पर अभी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि वो हम आगे बात करेंगे। और आवेदन की आखिरी जो तारीख है वो 26 जून है। आपके रिटायरमेंट की डेट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ अलग तरीके से इसकी गणना की जाएगी। तो ये सारी बातें हम बताएंगे आज आपको अपने शो में, और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय साहब, साथ ही हैं टैक्स गुरु शरद कोहली जी और खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अंशुल प्रकाश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लक्ष्मण जी, आपके लिए इस तरह की खबरें ताज़ा तरीन लेकर आते हैं। जैसे ये आती हैं तो हम उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। लक्ष्मण जी, आपने कल उस फॉर्मूले के बारे में बताया था और थोड़ी सी और क्लैरिटी इसमें आ चुकी है अभी। तो अब ये जो दोनों चीजें मिलाकर मैं सबसे पहले आपके सामने जो चीज पूछना चाहता हूं कि गणना होगी, उसका फॉर्मूला वो आप बता देंगे, लेकिन इस गणना में जो कंपोनेंट आएंगे आपकी सैलरी के, उस पर क्या क्लैरिटी आई है? क्या बेसिक सैलरी ही रहेगी, बेसिक के साथ कुछ अलाउंसेस जुड़ेंगे, अलाउंस जुड़ेंगे तो कौन सारे जुड़ेंगे, वो सारी डिटेल आप बताइए हमें। देखिए, दरअसल जो पेंशन की गणना होगी, कैलकुलेशन होगा, इसको लेके भी ईपीएफओ की तरफ से 1 जून का सर्कुलर जारी किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि 1 सितंबर 2014 से पहले और उनके बाद के लिए 2 अलग अलग फार्मूले होंगे। और इसमें जब गणना की जाएगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है कि आखिर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो कैलकुलेशन किया जाएगा उसमें आपकी सैलरी को आधार बनाया जाएगा। और सैलरी में बेसिक सैलरी आमतौर पर हम लोग मान कर चलते हैं कि जो बेसिक सैलरी है उसको आधार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल उसमें नोटिफिकेशन में जो अलग अलग नोटिफिकेशन मैंने देखा, उसमें बेसिक सैलरी के अलावा आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, डीए मिलता है वो भी इसमें शामिल होगा। हालांकि अलाउंसेस से का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो सारे अलाउंसेस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो अलाउंसेस जिसको क्लेम करने के लिए, जिसको पाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। जैसे हम लोग पेट्रोल रिम्बर्समेंट के लिए पेट्रोल के बिल देने पड़ते हैं, ड्राइवर रिम्बर्समेंट के ड्राइवर की सैलरी के बिल देने पड़ते हैं, तो ये सब नहीं देना पड़ता है। तो वैसे अलाउंसेस को रिटेनिंग अलाउंसमेंट जैसे हो सकते हैं, वो सारे अलाउंसेस जो है सो वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद ये कैलकुलेशन किया जाएगा पेंशन का। हालांकि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 तक पहुंच जाती है तब तो अलाउंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उससे कम होती तब आपको ये अलाउंसेस उसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है और मुझे लगता है कि अब सारा फॉर्मूला सामने आ गया है। 26 जून तक आवेदन देने की आखिरी तारीख है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ मिलकर के ज्वाइंट डिक्लेरेशन देंगे और फिर जाकर के वो सैलरी के हिसाब से पेंशन आपका तय होगा। लेकिन मुझे जो एक बात समझ में आ रही है, जो आगे आप अपने हमारे अतिथियों से चर्चा भी करेंगे, ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हो तो आपके ही पॉकेट से पैसा जाएगा, सरकार अपने खजाने से कुछ खास देने वाली आपको नहीं है। जी ठीक है लक्ष्मण जी, अभी आपने एक चीज कही कि उसमें कुछ चीजें शामिल होंगी, जैसे आपने जिक्र किया डीए का। अब डीए तो बहुत सारे क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो डीए उस तरीके से मिलता नहीं। हाँ, कुछ कॉर्पोरेशन जॉब होती हैं या अर्ध सरकारी जॉब होती हैं और दूसरी चीजें जिन्हें आप सरकारी नौकरी नहीं कहेंगे, वहां डीए कई बार आ जाती है। एक आपने एचआरए की भी जिक्र की, मैं क्लैरिटी ले लूं कि एचआरए इसमें शामिल होगा कि नहीं उस सर्कुलर के हिसाब से?
उसमें एचआरए शामिल होगा, एचआरए इसमें शामिल है। और जो दूसरे अलाउंसेस, चूँकि एचआरए क्लेम करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता सामान्य हालात में, तो मैं जहाँ तक समझ पाए सर्कुलर पढ़ के, उसमें एचआरए भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाँ, वैसे अलाउंसेस शामिल नहीं किए जाएंगे जिसको लेके आपको क्लेम करना पड़ता हो, जैसे ड्रेस रिम्बर्समेंट हो गया, ट्रेवल अलाउंसेस हो गया, ये सारे अलाउंसेस उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और हाँ, ठीक है, एक चीज आपने लक्ष्मण जी और कही कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम रही तो ये अलाउंसेस आएंगे, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो। बिल्कुल, अगर बेसिक सैलरी 15,000 से कम होंगे तब आपको, चूंकि 15,000 से ज़्यादा ये हायर पेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 15,000 तक आपके बेसिक सैलरी हो जाती तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे अगर कम होती तब आपको ये सारे अलाउंसेस उसमें कैलकुलेट किए जाएंगे कि आपकी सैलरी 15,000 तक बेसिक पहुँचाने के लिए। तो ये एक मुख्य अंतर रहेगा जब आप हायर पेंशन के लिए जा रहे होते हैं। तो मतलब जिनकी सैलरी ऑलरेडी बेसिक की मैं अगर बात करूँ 15,000 के ऊपर है तो तब एचआरए और डीए का रोल नहीं आएगा। हाँ, मुझे लगता है कि तब एचआरए डीए का रोल नहीं आना चाहिए। हालांकि हमें लगता है इसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो ज्यादा इस पर प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन जो सर्कुलर के हिसाब से मैं समझ पाया हूँ वो यही है। हाँ, ठीक है, तो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था कि सरकारी सर्कुलर क्या कहता है, क्योंकि इसमें पूरा खेल ही कैलकुलेशन का है। अगर ये एचआरए डीए या इस तरह के जो अलाउंसेस हैं, अगर हम उन अलाउंसेस को छोड़ भी दें जिनके लिए आपको रिइंबर्समेंट के बिल देने पड़ते हैं, तो भी अगर एचआरए डीए आपकी बेसिक के अलावा शामिल होता है तो कैलकुलेशन में बहुत अंतर आएगा। एक एक करके अपने दोनों एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। अंशुल जी, जो लक्ष्मण जी ने बताया उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है? जी भट्ट जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बेसिक पे का कॉन्सेप्ट हमारा जो ईपीएफ एक्ट है उस पर क्या कहा गया है। बेसिक पे एक कंपोनेंट है, लेकिन उसमें वो सारे अलाउंसेस शामिल हो जाते हैं जो हर व्यक्ति को मासिक तौर पे ऑर्डिनरली उनकी आय के साथ मिलते हैं महीने। उन सबको आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन केवल इस पर्पस के लिए कि आपको ये पेंशन, हायर पेंशन बेनिफिट मिले। वो कंप्यूटेशन सारे अलाउंसेस के लिए तभी रेलिवेंट होगा, तभी वो सामने आएगा जब आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है। ओके। अदरवाइज अगर आप देखते हैं जो हायर पेंशनरी बेनिफिट हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जिनकी बेसिक सैलरी ही मासिक तौर पे 15,000 के ऊपर पहुंच गई। और उस हिसाब से आप देखते हैं तो वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी तनख्वाह 15,000 के ऊपर है तो हमें पेंशन उस ज्यादा आय पे भी मिलनी चाहिए। यही मूल जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, जो अंतर आप देख रहे हैं, जो लक्ष्मण जी ने भी बताया था, वही मेरा भी मानना है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने स्पष्ट किया। तो शरद साहब, मतलब अगर आपकी बेसिक 15,000 के ऊपर है तो फिर जो सारा कैलकुलेशन होगा वो उस बेसिक सैलरी पे ही होगा, तब कोई अलाउंसेस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जो पैसा भी हटना है जो 8.33% है और उस पर एडिशनल 1.16% है वो भी बेसिक का ही कट रहा है, वरना तो फिर उसमें अलाउंसेस भी शामिल किए जाते हैं अगर काटने के तौर पे हम देखते हैं। ये भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें विपिन जो लक्ष्मण बात कह रहे थे उसमें मैं उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से देखता हूं। जो वो बात बता रहे थे कि आपको अब जो नया ये प्रोविजन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की नई पीछे रूलिंग आई थी जिसकी पहले 3 मई डेट थी, बढ़ के अब 26 जून तक हो गई है। तो मेरे इसके आकलन के हिसाब से विपिन इसमें यह है कि 15,000 तक बेसिक वाली एलिजिबिलिटी तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी के कुछ फिक्स्ड अलाउंसेस हैं जो कि 15,000 से ऊपर भी जा रहे हैं, उनको एचआरए मिल रहा है, कोई ऐसा फिक्स कन्वेंस अलाउंस है, कोई ऐसा फिक्स मेडिकल अलाउंस है। ये बात लक्ष्मण की बिल्कुल ठीक है कि जो फिक्स्ड अलाउंसेस हैं, जो आपके सैलरी का पे स्लिप का हिस्सा बनते हैं, जहां पर आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं लेनी पड़ती, हम लोग इसको जो लक्ष्मण कह रहे थे दस्तावेज देके आप सैलरी लेते हैं, उसको हम रीइंबर्समेंट्स कहते हैं कि आपको रीइंबर्समेंट फॉर्म में नहीं है। तो आपकी जो फिक्स सैलरी है वो सैलरी फिर आपकी टोटल इस डिडक्शन के लिए इंक्लूड होगी। 15,000 बेसिक सैलरी की एलिजिबिलिटी है, पर इस सारे को चेंज करने का पर्पज ही यही था कि अगर आपको कुल सैलरी ज्यादा मिलती है, मान लीजिए आपको 25-30 हजार सैलरी मिलती है, उसमें आपका एचआरए भी है, उसमें आपका कन्वेंस अलाउंस भी है, उसमें आपका मेडिकल अलाउंस भी है, और भी कोई अगर आपको फिक्स्ड अलाउंस मिल रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, फिक्स्ड है, जो कि रीइंबर्समेंट बेस्ड नहीं है, तो वो भी फिर इस कैलकुलेशन के लिए जो 9.49% हम जो अब जो नई 1.16% 8.33 में बढ़ा दी गई है विपिन,
वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर 15,000 एलिजिबिलिटी जरूर है, पर अगर उससे ऊपर जा रहा है अलाउंसेस की वजह से, तो एम्प्लॉय को ये डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर के हम ये सब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको ये डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। और ये बात आपने जो शुरू में कही विपिन, ये बिल्कुल जायज है कि एम्प्लॉय का अपना ही पैसा उधर से उठ के उधर जा रहा है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे और आप मुझे टाइम देंगे तो मैं इस पर जरूर, क्योंकि अभी चर्चा आपकी बेसिक कैलकुलेशन मेथड की चल रही है। हम सब जानते हैं कैलकुलेशन मेथड आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसमें उसको एवरेज पिछले 60 महीने लिया जाएगा, जबकि ये पहले 1/9/2014 से पहले ये 12 महीने होता था। अब ये 60 महीने की एवरेज लेके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लेके उसको 70 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो हुए फॉर्मूले की बात। पर इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करें कार्यक्रम के दूसरे भाग में कि अब एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या उसको इसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जब से नोटिफिकेशन आया है, स्पष्टीकरण आया है कि भाई करें कि ना करें, क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। उस पर बहुत डिबेट चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करें। अभी मैं उसको नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आपने मेरे से जो सवाल पूछा था वो आपने दूसरा पूछा था, तो मुझे ये लग रहा है कि 15,000 एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर अलाउंसेस हैं तो वो भी कंसिडर होंगे। हाँ, तो अंशुल जी के पास मैं आ जाता हूं और इसी में शायद इस सवाल की जवाब की शुरुआत हो जाएगी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मान लीजिए मैं एक मोटा हिसाब पकड़ूं, 1 लाख फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कि आपका HRA बेसिक और ये सब मिलाकर दिए ऐसे अलाउंसेस जिसके लिए अलग से कोई दस्तावेज नहीं देने, वो 1 लाख रुपए बनता है। तो अब उस 1 लाख का 9.49% तो एक बड़ी रकम हो जाएगी जो कंट्रीब्यूशन वाले हिस्से में से, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के हिस्से में 1 लाख के ऊपर निकलेगा। तो फिर तो ये आई थिंक नो ब्रेनर हो गया। फिर तो मुझे लगता है कि हर कोई ऑप्ट करना चाहेगा क्योंकि तब वो रकम बहुत बड़ी बनेगी। नहीं, मैं क्लैरिफाई बस करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो 1.16 जो 9.49% के हिसाब से आप देख रहे हैं वो केवल उसी वेजेस का पार्ट होगा जो 15,000 के ऊपर जा रहा है, पूरे के पूरे अमाउंट पे नहीं। तो अगर आप 1 लाख की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले 15,000 उसमें से निकालना पड़ेगा। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। तो शरद जी आप कुछ कहते थे? हाँ जी, शरद जी की भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं भी यही स्पष्टीकरण देना चाह रहा था विपिन के, एक तरह से स्लैब बन गया है। अगर 15,000 से नीचे के जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम 8.33 पे करेंगे, और जो जैसा कि अंशु बोल रहे हैं 15,000 से हम ऊपर करेंगे तो हम 9.49 लेंगे। तो इसी बात से ये स्पष्टीकरण जो मैं पहले दे रहा था वो स्पष्ट हो जाता है, जो मैं लक्ष्मण को भी स्पष्ट क्लियर करना चाह रहा था कि 15,000 से ऊपर पर भी होगा। और आप जो बात कह रहे थे जब आप अंशु के पास गए थे, उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 12% का, उसी के अंदर की विपिन हम ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। हम मैं समझ गया सैलरी पे 9.49% मैं बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सर, कि वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 12% का है, पर मैंने 1 लाख इसलिए पकड़ा एक बड़ा फिगर कि वो सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए हो, ताकि वो सबको इजीली कैच हो जाए। तो वो 12% में, लेकिन जैसे ही आप 15,000 के ऊपर सारे अलाउंसेस को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली वो परसेंटेज बड़ा होगा। जी, वो थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे, पर कुल मिला के जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसी के अंदर का ये सारा खेल है। असल में लोग शुरू में समझ रहे थे कि शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। आप ही का पैसा है जो प्रोविडेंट फंड के कॉर्पस फंड से उठ के वहां जा रहा है। सिर्फ उसको जो कैलकुलेशन का बेस है, जो कैलकुलेशन की फिगर है, उस फिगर को अब वाइड कर दिया गया है, जिससे थोड़ा पेंशन में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए। तो बहुत मैं ब्रेक लूं उससे पहले अंशुल जी एक सवाल यहां पर और वो ये कि अब जो मेरा कंट्रीब्यूशन निकलेगा वहां से, मतलब एम्प्लॉयर वाले हिस्से का कंट्रीब्यूशन निकल के अब इस ईपीएफओ में चला जाएगा, वो उसकी गणना कैसे होगी और वो कितना बड़ा एक अमाउंट हो सकता है? क्योंकि लोगों की नजर रहती है कि भाई मेरे पास ईपीएफओ में इतना पैसा है, अब ये पैसा जो निकल के गया वो तो लॉक हो गया आपकी पेंशन के लिए, वो अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, अमाउंट की कोई उन्होंने जो जमा होने की बात है उसकी लिमिट नहीं है। पेंशन तो इकाई के हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे ही आप रिटायरमेंट एज, जो आपकी पेंशनेबल एज है, वो आप पार कर लेते हैं तो आपको एक सीमित अमाउंट होता है, वो हर महीने मिलता रहेगा। बट अदरवाइज उन्होंने ये कितना हम जमा कर सकते हैं उस पर कोई लिमिट ऐसी चीज नहीं है। जो आपकी गणना के हिसाब से या जो कंप्यूटेशन फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से जो कंप्यूटेशन आता है वो जमा होता रहेगा। उस जमा धन पे जब आप पेंशनेबल एज पे पहुंच जाएंगे, पार कर लेंगे, तो आपको
रिटायरमेंट के हिसाब से वो पेंशन मासिक रूप से मिलती रहेगी। क्या उस पर किसी तरह की कोई कैप होगी? नहीं, ऐसे कैप ही नहीं, एक अमाउंट है, 500 रुपए से 2000 रुपए या 5000 रुपए तक वो जाता है जो अमाउंट है, बट ऐसा कोई कैप अलग से नहीं है जो लॉ में दिया गया, जो कानून के अंतर्गत दिया है। ठीक है, चलिए यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ा सवाल कोहली साहब कह रहे हैं कि ये जो भी नई यहां पर सफाई आई है या फॉर्मूला आया है या क्या चीजों का कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी में बनेगा उस कैलकुलेशन के लिए, तो किसे ऑप्ट करना चाहिए और किसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। क्या होगा कैलकुलेशन, इस पर काफी सारी चीजें साफ हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जिन पर हम उन्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, ताकि आप ये फैसला अच्छी तरह से ले पाए। कुछ क्विक सवाल होंगे अपने सभी मेहमानों से। तो लक्ष्मण जी, इसमें एक तो ये चीज है कि वो जो आया फॉर्मूला कि अगर आप 2014 के पहले रिटायर हुए हैं तो फिर वो 12 महीने, जो आखिरी 12 महीने, और 2014 के बाद तो 60 महीने का एवरेजिंग की जाएगी। इसमें अब जैसे ज़्यादा महीने होंगे तो डेफिनेटली एवरेजिंग यानी कि वो बेस बड़ा हो जाएगा, या कहें कि जो रिटर्न आएगा वो छोटा हो जाएगा। कैसे समझे उसको? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। दरअसल जो सर्कुलर इशू किया गया है, और जब आप नई पेंशन व्यवस्था या फिर कहें कि ज़्यादा पेंशन वाली व्यवस्था में जा रहे हैं, तो इस सर्कुलर का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो आपके जो सैलरी का आधार बनाया जाएगा पेंशन के कैलकुलेशन के लिए, तो पिछले 12 महीने की सैलरी के औसत को लिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप 1 सितंबर 2014 या उसके बाद रिटायर किए हैं तो 12 महीने की सैलरी को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 60 महीने की सैलरी के कैलकुलेशन को आधार बनाया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जब 12 महीने की सैलरी को आधार आप बनाते हैं तो आखिर के 12 महीने में किसी भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी उनकी ज़्यादा होती है तो औसत उसका ज़्यादा आएगा। लेकिन जैसे आप 60 महीने के बनाएंगे, यानी कि 5 साल के लिए बनाएंगे, तो 5 साल में तो सैलरी पहले कम रहती है, पहले साल में, दूसरे साल में थोड़ी सी बढ़ती है, तो उसका औसत कम निकल कर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक देखने वाली बात है कि 1 सितंबर 2014 के बाद वालों के लिए जब कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पे ये रकम कम बैठेगी, और वही उससे पहले वालों के लिए जब कैलकुलेशन होगा तो ये रकम ज़्यादा बैठेगी। ठीक है शरद जी, तो अब जिस सवाल को आप उठा रहे थे, देखिए मुझे तो अगर ये फैसला लेना होगा तो एक तो मुझे ये पता लगे, जिस पे हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, कि भाई मेरी बेसिक के साथ क्या मेरे दूसरी और चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ रही हैं। ज़्यादा अगर वो जुड़ेंगी तो डेफिनेटली वो रकम ज़्यादा बड़ी बनेगी। और दूसरा ये कि अब मुझे ये भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इस सब में मेरे कॉर्पस से कितना पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि मैं इस स्कीम में क्यों जाऊँ, क्यों ना वो पैसा मैं अपने पास रखूँ, जब मुझे मिले तो इन्वेस्ट कर दूँ या आगे मैं बढ़ा दूँ, पेंशन बनेगी कि कब तक मुझे मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा है। देखिए, पहले तो मैं विपिन ये बात बताना चाहूंगा कि अब जो नया रिजीम आया है आयकर में, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अब उसके हिसाब से अपना सैलरी का पैकेज बनाने लगे हैं, क्योंकि खासकर जो लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं उनको पता है मैं ज्यादा अलाउंसेस, HRA और ये कन्वेंस अलाउंस और ये अलाउंसेस लेने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपने सैलरी स्ट्रक्चर को इस न्यू रिजीम आने के बाद बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तो एक बात रही। तो जहां तक बात अलाउंसेस ऐड करने की है तो कुछ हद तक वो सीमित हो जाता है। पर अब ज्यादा अहम बात जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जो दर्शक आज देख रहे हैं वो ये कैसे निर्णय लेके हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है। तो मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने आप बनाए जो ये बताते हैं कि क्यों आपको जाना चाहिए, फिर मैं ये बताऊंगा कि क्यों आपको नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट्स बताने के बाद दर्शकों के मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनको इधर जाएं कि उधर जाएं कि ना जाएं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्यों इसके लिए जाना चाहिए वो है कि आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न पेंशन के रूप में मिलता रहता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको पता है कि EPS जब आता है 58 साल के जब आप हो जाएंगे, आपको मंथली रिटर्न आजीवन आता रहेगा, वो एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पहला ये जाने का फायदा। दूसरा अगर ले तो आपको जो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि आप जब अपना निवेश करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, आप उससे बिल्कुल पूरी तरह बच जाते हैं। दूसरा, अगर आपके जो साल हैं, जितने ज्यादा साल आपने काम किया है उतना आपको ज्यादा पेंशन आएगा। या आप जो अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले का मैथमेटिक्स में जाएंगे तो जितने ज्यादा साल काम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपने लंबी अवधि तक नौकरी करी है। दूसरा, कल को अगर ब्याज की दरें विपिन गिरती हैं
अगर हम देख रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, ब्याज की दरें नीचे जाती हैं, तो आपको उस फिक्स रेट पे रिटर्न आता रहेगा पेंशन के रूप में। और छठा और अंतिम या पांचवा मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छे फंड मैनेजर नहीं है, मतलब आप अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जब लमसम मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा फंड मैनेजर बनना पड़ता है, या फिर सीएनबीएसई आवाज पे योर मनी जैसे कार्यक्रम आए उनको देखें तो अलग बात है, पर जो अच्छे फंड मैनेजर नहीं है उन लोगों के लिए दिक्कत होती है उसको मैनेज करना। तो एक अगर फिक्स रिटर्न आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है। और छठा और अंतिम पॉइंट जो मैंने लिखा था कि अगर आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करी है, आप सोच रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट पे के टाइम मुझे पता नहीं क्या करना है, तो ऐसे में बेहतर है कि उस पेंशन को आने दीजिए। ये तो रहे विपिन पॉइंट फॉर अब क्यों आपको नहीं जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जाना चाहते होंगे। उसके लिए पहली बात यह है कि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो रिटर्न आ रहा है वो एक इन्फ्लेशन लेवल पे आ रहा है, कल को अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आपको तो रिटर्न उसी रेट पे आता रहेगा। तो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट को रीअलाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है उस कारण से जो लोग नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे। दूसरा, आपका जो ईपीएफ का कॉर्पस है वो शादी ब्याह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं रिटायरमेंट पे, भाई हमें मोटी एक रकम मिलेगी तो उस टाइम हम घर खरीदेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, घर में कोई शादी ब्याह वगैरह वगैरह बहुत सारा खर्चा करना होता है। तो उस कॉर्पस फंड को अगर आप नहीं छेड़ना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए किसी वजह से विपिन आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप 58 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं तो फिर आपके लिए एक घाटे का सौदा बन जाता है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कम हो जाते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से सैलरी आपकी घट जाती है, क्योंकि अभी लक्ष्मण जो बात कर रहे थे कि सैलरी अमूमन बढ़ती देखी जाती है, पर किसी किसी केस में सैलरी घट भी जाती है। अगर ये सैलरी घट जाती है तो वो जो फॉर्मूला इस प्रकार का है कि आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और एक और बहुत जरूरी बात कि आपके गुजर जाने के बाद, आपके नहीं, मेरा मतलब कोई भी स्वर्गवासी जब हो जाते हैं तो स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन आपकी आधी रह जाएगी, जितनी ज्यादा पेंशन होगी उतनी वो आधी भी रह जाएगी, तो ये भी देखने वाली बात है। और आखिरी बात जो इसके अगेंस्ट है कि आपको फंड मैनेजमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मैं यहां करूं, मैं एफडी करूं, मैं म्यूचुअल फंड में करूं, मैं शेयर्स में करूं, मैं गोल्ड सिल्वर में करूं वगैरह वगैरह, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ से चली जाती है। तो मैंने देखिए, मैं जब बोल रहे थे तो 6 पॉइंट मैंने लिखे थे फॉर में, 6 पॉइंट मैंने नोट किए थे अगेंस्ट में। अब जो दर्शक देख रहे हैं वो इनको तोल मोल के देख लें, अगर आपको ये 6 सूट करते हैं तो आप करें, और वो 6 सूट करते हैं तो आप इसको मत करें। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो निकल कर आ गई। अभी मुझे लगता है कि एक तुलनात्मक तरीका कोहली साहब ने दे दिया और क्लैरिटी हमारे बाकी दोनों पैनलिस्ट ने दी है। शायद ये जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी आएगी, लेकिन आज जहां से खड़े होकर हम इसे देख रहे हैं वो एक सब्जेक्टिव है। वो सही कह रहे थे कि सब्जेक्टिव है कि आप कहां खड़े हैं, किस तरह की नौकरी में है, क्या है आगे की आपकी प्लानिंग क्या है और आप कैसे देख रहे हैं अपने इस पैसे को, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और उसी हिसाब से आपको एक डिसीजन लेने होंगे। लेकिन जितनी नई ताज़ा चीज़ें आई वो आपको बताने की कोशिश की और एक मोटा तरीका भी शायद एक अंदाज देने की कोशिश की कि कैसे आप इस पर डिसीजन लेंगे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा और डिस्कस करते थोड़ी और बातें आती, लेकिन समय का तकाजा है। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।